हाँ जी। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लग गई थी क्या, कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के सेंटर में है, ओ सॉरी एटम के सेंटर में है, जिसे कहा गया न्यूक्लियस। ठीक है। रदरफोर्ड ने तो ये कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव मास यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ है, न्यूक्लियस में है। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किस रूप में है ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। फिर बाद में डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी अलग अलग पार्टिकल हैं। रदरफोर्ड ने तो सिर्फ इतना कहा कि एटम के दो पार्टिकल हैं, दो पार्ट हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में लगभग सारा का सारा मास है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज किस रूप में है ये नहीं पता लगा। उसके बाद फिर गोल्डस्टीन ने अल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन ने कहा कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा ठोस चार्ज है, बल्कि ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किए थे। और उसके बाद फिर चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया। चैडविक ने कहा कि ये प्रोटॉन्स तो हैं ही, लेकिन प्रोटॉन्स के अलावा एक पार्टिकल और है इसके अंदर जिस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है। ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, और इसे नाम न्यूट्रल है तो न्यूट्रॉन इसका नाम दिया गया। तो यहाँ ये न्यूक्लियस का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना। कैसा स्ट्रक्चर बना सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और उनके बीच बीच में न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, अच्छा न्यूक्लियस का साइज कितना है। जो न्यूक्लियस का साइज है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। बहुत छोटा साइज है, 10⁻⁻15 मीटर बहुत छोटा साइज है। इतनी छोटी सी स्पेस में, इतनी छोटी सी जगह में ये पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। इतने छोटे से स्पेस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, तो फिर क्यों इनके बीच में ये एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भाग जा रहे, ये एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जा रहे। क्यों ये पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है, तो इनके बीच का रिपल्शन काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा काम ये। तो फिर युकावा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बात बताई। उन्होंने कहा कि इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और काम कर रही है। एक फोर्स काम कर रही है, एक तो फोर्स काम कर रही है इनके बीच में, कौन सी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम कर रहा है, जो किस किस के बीच में काम कर रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स के बीच काम कर रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम कर रही है। ठीक, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ही काम कर रही। तो फिर ये प्रोटॉन इतनी सी जगह में क्यों बंधे हुए हैं, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के साथ साथ एक और काम कर रही है फोर्स इसके अंदर, जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये केवल और केवल अट्रैक्शन की फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रिपल्शन नहीं है, इसका नेचर बिल्कुल अट्रैक्शन का ही नेचर है। और ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम कर रही है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर के बीच में भी काम कर रही है, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी काम कर रही है। ये हर तरह से काम कर रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी काम कर रही है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स, ये वाली जो फोर्स है ये कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर है, मच स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में,
उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन सी? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर की सबसे तकड़ी वाली फोर्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा है। सबसे तकड़ी फोर्स कौन सी है पूरे नेचर में? यही वाली है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है ये, रिपल्शन में ये नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी न्यूक्लियर फोर्स की क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, और अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जब तक कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अभी हम इसको पूरा करेंगे। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये नेट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। प्रोटॉन प्रोटॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो भी अट्रैक्शन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरा न्यूट्रल है तो भी इनके बीच में अट्रैक्शन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इन दोनों के बीच में भी क्या है? अट्रैक्शन है। चार्ज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चार्ज से इसका कोई मैटर नहीं है। चार्ज है या नहीं है, किस पर कैसा चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा कैसी लगेगी? अट्रैक्शन की लगेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ऊपर ऊपर या उसके अंदर उस तक। ठीक है, एक और इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, देखो अब तक हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस अगर दुगना कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आधी नहीं रहेगी, एक चौथाई हो जाएगी। अगर डिस्टेंस आधा कर दोगे दो पार्टिकल्स के बीच का तो ग्रेविटेशनल फोर्स दुगनी नहीं होगी, चार गुनी हो जाएगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है। तो हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो कौन सा? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट फॉलो कौन सा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती। मतलब जो वो है न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, बल्कि ये क्या है, ये इसका एक अलग नेचर है। इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब दो न्यूक्लियॉन है आपके, पॉजिटिव हो वो चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, अगर ये दोनों बहुत पास पास रखे हैं तो इनके बीच न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव है। लेकिन जरा सा इनके बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा दीजिए, इनके बीच की न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाती है, बहुत तेजी के साथ खत्म होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस है, हल्का सा डिस्टेंस है, तब तक तो इफेक्टिव। थोड़ा सा डिस्टेंस बनते ही इनके बीच की फोर्स क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस फोर्स का और हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें फोर्स और डिस्टेंस का, तो एक अलग ही नया सा ग्राफ निकल कर आता है। और ये मैंने y एक्सिस पर तो बनाई है फोर्स, y एक्सिस पर नेगेटिव में बनाया है अट्रैक्शन फोर्स और पॉजिटिव में बनाया है रिपल्शन फोर्स। और x एक्सिस पर ले रहे हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियॉन्स, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी, जो अभी आपको कहा कि इट इज ए शॉर्ट रेंज, इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स है, इट इज इफेक्टिव अप टू फ्यू फर्मी। अब फर्मी क्या है? वन फर्मी, 1 FM इजिकल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर का डिस्टेंस है अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो ये इफेक्टिव है। और इससे जरा सा से ज्यादा हो जाए, फ्यू फर्मी का मतलब 10-20 फर्मी तक तो काम करेगा, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर एकदम से न्यूक्लियर फोर्स तेजी के साथ घटती चली जाती है। तो यहां हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जब डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी फ्यू फर्मी से भी ज्यादा है, तो फिर इनके बीच में अट्रैक्शन है, और बहुत हल्का सा अट्रैक्शन है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है। तो हम काफी डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस ये इस एक्स एक्सिस पर लिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स। जब काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो अट्रैक्शन है नहीं के बराबर अट्रैक्शन है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अलग ही तरह का ग्राफ फॉलो करता है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस होने लगे तो फिर ये क्या होता है, जितनी तेजी के साथ बढ़ा था उतनी ही तेजी के साथ ये अट्रैक्शन, उससे ज्यादा तेजी के साथ ये अट्रैक्शन घटना शुरू कर देता है। और एक सर्टेन डिस्टेंस होती है R0। इस R0 डिस्टेंस पर, इस R0 डिस्टेंस है अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, तो ना रिपल्शन की फोर्स है और ना अट्रैक्शन की फोर्स है। और अगर R0 से भी कम हो जाए डिस्टेंस तो भयंकर तेजी के साथ में फिर रिपल्शन बढ़ता चला जाता है, एकदम ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू फोर्स एक्सिस बन जाता है, बहुत तेजी के साथ। देखो ना, यहां से जरा सा अगर कम करा तो कहां एकदम रिपल्शन फोर्स बहुत ऊंची पहुंच गई। तो डिस्टेंस के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर मैक्सिमम हो गया, और इस डिस्टेंस के बाद में फिर से ये अट्रैक्शन का फोर्स डिक्रीज होने लगा, और एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कॉल्ड R0 जिसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं, इस डिस्टेंस पर आकर के ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, यानी कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहलाती है। और अगर न्यूक्लियस के बीच का फोर्स इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी कम होने लगा तो फिर तेजी के साथ रिपल्शन बढ़ता चला जाता, और फोर्स वाला ग्राफ जो है ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू फोर्स एक्सिस बन जाता है। अब इसी ग्राफ को एक रूप में हम और बनाएं, जिसे हम कहते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उन दोनों में एक इंटरेक्शन के कारण एक एनर्जी आ जाती है। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये होती है क्या एनर्जी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको भी हमने यू से लिखा था, कितना था, Gm1m2 अपॉन R, था नहीं। और अट्रैक्शन है अगर पार्टिकल्स के बीच में तो ये फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव, और अगर रिपल्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैसी, पॉजिटिव। ठीक, तो अगर ये तो अभी हमने ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, तो थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ आता है, जनरल शेप ग्राफ की यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्स एक्सिस पर वही लिया है क्या, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और इस बार वाई एक्सिस पर क्या ले ली हमने, वाई एक्सिस पर ले ली क्या,
पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर पॉजिटिव और नीचे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। ठीक है, तो जब तक हम अट्रैक्शन के फोर्स में हैं तब तक पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, तब तक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। तो यहां आर नॉट के नीचे, आर नॉट डिस्टेंस पर आकर एक बात और याद आई हो अगर आपको, तो कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम तब मैक्सिमम स्टेबल होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लोवेस्ट पॉसिबल हो। जैसे कि हमने पीछे उसमें किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल है 2p इंटू ई, ट्वाइस p इंटू ई। अगर इसको आप छेड़ दें तो फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो स्टेबल एनर्जी लेवल है इसका, स्टेबल है ये, बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो कब स्टेबल है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल हो। और ये जो न्यूक्लियस आपका बंधा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, मैं डॉटेड बना रहा हूं। एक्चुअल में न्यूक्लियस बिल्कुल 100% स्फेरिकल नहीं होता, इसका शेप अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है, इरेगुलर शेप। लेकिन फिर भी हम इसको वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, स्फेरिकल बना लेते हैं। ये जो स्टेबल न्यूक्लियस अगर ये है, अगर ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस है, तो फिर इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, एक न्यूक्लियन से दूसरे न्यूक्लियन, ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस कितना है, ये आर नॉट है। जबकि इनके बीच में ना तो रिपल्शन है ना इनके बीच में अट्रैक्शन है। मतलब अगर रिपल्शन हुआ तो ये फट जाएगा, और अगर अट्रैक्शन हुआ तो और ज्यादा कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन ना तो ये कांटेक्ट हो रहा और ना ये एक्सपेंड हो रहा, ना ये फट रहा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। ये किस केस में, जबकि दो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस आर नॉट है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। और क्योंकि ये अब स्टेबल है, जब ये स्टेबल है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल होगी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पॉसिबल। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ अगर बनाएं तो क्या होता है, देखो, अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है निगेटिव, रिपल्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है कैसी, पॉजिटिव। और स्टेबल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी। तो अब एनर्जी का जो ग्राफ है थोड़ा सा यहां से डिफरेंट होता है। इस ग्राफ का जो पीक पड़ता है वो आर नॉट के नीचे पड़ता है। यहाँ लगभग वैसा ही ग्राफ है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो इनके बीच में इनकी पोटेंशियल एनर्जी है निगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन है हल्का सा। फिर ये पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती घटती जाती घटती जाती, और जब इनके बीच में डिस्टेंस हुआ आर नॉट, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो मिनिमम पॉसिबल एनर्जी बनी। और जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हम कहाँ आते हैं, अट्रैक्शन से निकलकर कहाँ आते हैं, रिपल्शन में आते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी के साथ निगेटिव से बढ़ती चली जाती, कहाँ, पॉजिटिव में। निगेटिव से बढ़ती चली जाती, कहाँ बढ़ती चली जाती है, पॉजिटिव में बढ़ती चली जाती है। आर नॉट डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है कितनी, आर नॉट, आर नॉट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। ठीक है, दोनों ग्राफ लगभग एक से हैं, बस डिफरेंस क्या है कि आर नॉट के नीचे पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी का पीक। समझ गए इस बात को क्यों पड़ता है, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियस है, स्टेबल न्यूक्लियस में कोई भी दो कंसेक्यूटिव न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा डिस्टेंस जब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। क्योंकि अट्रैक्शन हुआ तो ये सिकुड़ जाएगा और रिपल्शन हुआ तो फट जाएगा। ना फट रहा ना सिकुड़ रहा, तो मतलब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। कितना है डिस्टेंस, आर नॉट है। और जब ये स्टेबल है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। तो इसलिए आर नॉट के नीचे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का पीक आ जाता है। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी हल्की सी निगेटिव है, और निगेटिव और निगेटिव और निगेटिव, आर नॉट डिस्टेंस पर मैक्सिमम निगेटिव। और जैसी आर नॉट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस आती है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तेजी के साथ ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में पहुंच जाती है। क्लियर हो इतनी बात ये?
हम्म